और शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की। और खबर आपको बता रहे हैं बहराइच से। राइस मिल में यहां पर बड़ा हादसा हो गया है। राइस मिल में दम घुटने से 5 लोगों की मौत हो गई है। 3 मजदूरों की हालत गंभीर है। अस्पताल लाया गया। बिहार और कन्नौज के रहने वाले सभी मजदूर हैं। बहराइच के दरगाह थाना क्षेत्र का मामला है। अभी और भी जो जानकारियां हैं वो आनी बाकी है। फिलहाल बड़ी अपडेट ये है कि 5 मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई है। बहराइच में हादसा हुआ है। ये सभी मजदूर कन्नौज और बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। यूपी के कन्नौज के कुछ मजदूर हैं और बाकी बिहार प्रदेश के रहने वाले। दरगाह थाना क्षेत्र का मामला है। राइस मिल में दम घुटने से बड़ा हादसा हुआ है। 5 लोगों के मारे जाने की खबर है। राइस मिल में दम घुटने से हादसा हुआ है। 5 लोगों की मौत हुई है दम घुटने से। 3 लोगों की स्थिति अभी बहुत गंभीर बनी हुई है जिन्हें अस्पताल में लाया गया है। दरगाह थाना क्षेत्र का ये मामला है। बिहार और कन्नौज के रहने वाले मजदूर थे। बड़ी खबर आपको बहराइच से बता रहे हैं। ये हादसा हुआ है, दुखद हादसा। राइस मिल में 5 मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस भी मौके पर मौजूद है। 3 मजदूरों की स्थिति बहुत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद ये सीधी तस्वीरें अधिकारियों ने मुआयना किया। पांच लोगों की मौत हो गई है। 3 की स्थिति बहुत गंभीर है। ये जनपद बहराइच में एक राजगढ़िया राइस मिल है, तो वहाँ पे मजदूर काम कर रहे थे। जो धान सुखाई का कार्य चल रहा था, तो उसमें धान के मॉइस्चराइजर को खत्म करने के लिए जो मशीन चल रही थी, उसके कारण जो स्मोक निकला, उसके कारण जो है वो 5 मजदूरों की डेथ हुई है। जो भी घायल है वो अभी स्वस्थ हैं और शीघ्र ही वो ठीक हो जाएंगे। और बाकी जो पूरी बारीकी से जाँच करने के लिए एक टीम लगा दी गई है। तो राइस मिल में ये बड़ा हादसा हुआ है। 5 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 3 की स्थिति बहुत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल क्या कारण रहे जिसकी वजह से दम घुटा लोगों का और मौत हुई, अधिकारियों को आपने सुना। और हमारे साथ हमारे सहयोगी इस खबर से बहराइच से इस वक्त लगातार मौजूद हैं। बातचीत करेंगे। सैयद रेहान कादरी जुड़ गए हैं। सैयद, क्या है पूरी अपडेट, क्या स्थिति बताई जा रही है? 3 लोगों की स्थिति बहुत गंभीर है, 5 लोगों की दम घुटने से मौत हो चुकी है, क्या अपडेट है? देखिए, मामला अचानक जो राइस मिल का जो ड्रायर होता है जिसमें धान को सुखाया जाता है, उसमें धुआं निकलने लगा। वहां पर एक एक करके जो मजदूर जाना शुरू हुए और तकरीबन 8 मजदूर वहां पर गए, जिसमें से दम घुटने से 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 की हालत बेहद नाजुक है, जिन्हें बहराइच मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज कराया जा रहा है। वही इस मामले की जब जांच की सूचना मिली है, आला अधिकारियों को मिली है, तो मौके पर डीएम मोनिका रानी, एसपी रामनयन सिंह समेत जो जिले के अधिकारी हैं सब पहुंचे हैं और मामले की जांच की जा रही है। इस समय हम बहराइच के उसी मेडिकल कॉलेज में मौजूद हैं जहां पर उन जो घायल हैं उनका इलाज किया जा रहा है, जिसमें 3 की हालत लगातार नाजुक बनी हुई है। ये आप देख सकते हैं कि इसमें से एक ये भी मजदूर थे जो वहाँ काम कर रहे थे, जिनकी मौत हुई है। क्या नाम है दादा आपका? रविंदर। कैसे हुआ था, क्या हुआ? सुरेंद्र, क्या हुआ था? सर हमको पता नहीं है, वो आदमी फंसे थे, मैं निकालने गया था। मुझे निकालने के चक्कर में हम भी वहीं गिर गए। अच्छा, क्या क्या हो रहा था? मतलब धुआं निकल रहा था, क्या हो रहा था? आप लोग क्या करने गए थे? अब वहाँ अंदर मशीन में माल सूख रहा था। हाँ। अब पता नहीं उसमें क्या नहीं था, हमको पता नहीं। आप क्या करने गए थे? हम आदमी जो फंसे थे उनको निकालने गए थे, हम भी वहीं गिरे। क्या सूचना मिली थी आपको? आदमी कैसे फंस गए वहाँ पर? वहाँ हल्ला हुआ, बाल की ड्यूटी कर रहे थे रात में, हल्ला हुआ कि आदमी फंसे, हम भी निकालने गए तो हम भी वहीं। तो ये यहाँ पर जो घायल मजदूर हैं सुरेंद्र कुमार, उन्होंने बताया कि वहाँ पर जो घायल वहाँ कुछ लोग फंसे हुए थे, जब वो वहाँ पर देखने गए, उनको निकालने गए, तो उसके हादसे के साथ में ये भी आ गए। हालांकि जो अब तक बातें निकल के सामने आ रही है वो यही निकल के सामने आ रही है कि वहाँ पर जो धुआं निकला था, धुआं निकलने के बाद जो सूचना मिली थी उससे हड़कंप मच गया था और वहां पर एक एक करके लोग पहुंचने लगे थे, मजदूर पहुंचने लगे थे जानने के लिए कि आखिर क्या हुआ। इसी तरीके से यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये 2 और मजदूर हैं, तो 3 जिनका इलाज चल रहा है, इसमें से 2 मजदूर और हैं जिनका इलाज यहाँ पर चल रहा है। 5 लोगों की मौत हो चुकी है। हालत काफी क्रिटिकल बनी हुई है, लगातार ऑक्सीजन पर इसे रखा जा रहा है। अधिकारी मामले की जाँच कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अभी जो घायल मजदूर हैं उनकी संख्या कितनी है? 3 हैं। उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। बड़ी जानकारी वहां से और सीधी तस्वीरें भी इसी के साथ आप देख रहे हैं, हमारे दर्शक देख सकते हैं। अभी क्या कारण इसको लेकर निकल कर सामने आए हैं? अचानक धुआं निकला, क्या हुआ, क्या पता चल पाया है रेहान?
देखिए, राइस मिल का जो ड्रायर होता है उसके अंदर धान सूख रहा था। उसी दौरान अचानक से उसमें से बेहद ज्यादा धुआं निकलने लगा। जब इस बात की जानकारी वहां के जो मजदूर थे उनको हुए, वहां पर पहुंचे और उन्होंने जानने का प्रयास किया आखिर धुआं कैसे निकल रहा है, क्यों निकल रहा है। तो धीरे धीरे वो वहां पे आगे पहुंचे, वहां पे धान सुखाया भी जा रहा था मौके के वक्त, और अचानक से उसमें से जब धुआं बढ़ने लगा और लोग चीखने चिल्लाने लगे, तो वहां पर एक एक करके सभी मजदूर पहुंचने लगे। उसमें कुछ लोग की दम घुटने से मौत भी हुई है। वहाँ जो ज्यादातर संख्या जो दम घुटने से मौत होने वाले मजदूरों की है, उसमें उनकी है जो वहाँ पर अपने साथी को बचाने पहुंचे थे। 5 लोगों की मौत हो चुकी है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका। नजर बना के रखिएगा, आगे भी अपडेट्स लेंगे। 5 लोगों की मौत हो चुकी है इस हादसे में, जबकि 3 की स्थिति बहुत गंभीर है। ऑक्सीजन दी जा रही है, ट्रीटमेंट चल रहा है। अगली खबर आपको बस्ती से बता रहे हैं। साइकिल चलाकर घर जाते समय मिस्त्री की हत्या का मामला सामने आया। नशे में धुत एक ही गांव के 2 युवकों में यह विवाद हुआ था। सिर पर गंभीर चोट लगने के बाद बुद्धिराम की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जांच पड़ताल जारी है, परिजनों ने तहरीर दे दी है। आरोपी पर केस भी दर्ज कर लिया है पुलिस ने। परशुरामपुर थाना क्षेत्र का मामला है। व्यक्ति के सिर पर गंभीर चोटें लगने के बाद उसकी मौत हो गई है। शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। तो यूपी 112 को एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें ग्राम निपनिया के बुद्धिराम चौहान, जो लगभग 45-46 वर्ष उनकी उम्र थी, इनकी हत्या के विषय में सूचना प्राप्त हुई थी। इसके बाद मौके पे तात्कालिक रूप से स्थानीय थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी और उच्चाधिकारियों के स्तर से मौका मुआयना किया गया है। मृतक के पुत्र राजेश चौहान द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध समुचित धाराओं में थाना परशुरामपुर में अभियोग का पंजीकरण कराया गया है। प्राथमिक स्तर पर डेड बॉडी को नियमानुसार पंचायतनामा भरकर मृत्यु का कारण स्पष्ट करने के लिए मुख्यालय पे भेजा जा रहा है। समय मिस्त्री की हत्या का मामला, पुलिस की जांच पड़ताल इस मामले को लेकर शुरू हो चुकी है और अनुज हमारे साथ मौजूद हैं। अनुज, पूरा घटनाक्रम क्या रहा आपसे जानेंगे, क्या कार्रवाई हुई है इसमें अभी तक? जी शिवानी, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये जो मिस्त्री था बुद्धिराम, इसी के दोनों निपनिया गांव के रहने वाले थे और दोनों शराब के नशे में थे। इसी दौरान आने के दौरान एक व्यक्ति जो वो भी मिस्त्री का कार्य करता था, उसके द्वारा एक चैले से, लकड़ी के चैले से उसके सर पे प्रहार किया गया, जिससे वो साइकिल सवार घटना स्थल पे ही बेशुद्ध होकर गिर गया। दरअसल सर फटने और खून ज्यादा बह जाने के कारण उसकी घटना स्थल पे ही मौत हो गई। यह बताया जा रहा है कि दोनों के विवाद के बीच में जो सबसे बड़ा कारण था वो शराब का नशा था। नशे में धुत ये दोनों आपस में पहले भी भिड़े थे, जिसके बाद ये घटनाक्रम का दौर बढ़ा और इसी दौरान जो दूसरा व्यक्ति था उसके द्वारा सर पर प्रहार किया गया। बहरहाल जैसे घटना की जानकारी मिली, अपर पुलिस अधीक्षक भी मौके पर पहुंचे और जब मौके पर पुलिस पहुंची थी और शव को कब्जे में लेके परिजनों की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। जी धन्यवाद आपका। गोंडा से अगली खबर लेंगे। उमरी में चोरों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। गोली मारकर एक शख्स की हत्या कर दी गई। चोर को दौड़ा कर पकड़ना युवक को महंगा पड़ गया। गोली लगने से शिवदीन नाम के शख्स की मौत हो गई थी। आधी रात देवीदीन के घर पर चोरी की घटना हुई। जागने पर देवीदीन के भाई ने चोर को देख लिया और पकड़ लिया। खुद को छुड़ाने में शिवदीन की हत्या कर दी गई। चोरों की गिरफ्तारी के लिए अब तक इस मामले में 5 टीमों का पुलिस ने गठन कर दिया है। उमरी के बेकमगंज के धन्नीपुरवा गांव का ये मामला है। चोर को पकड़ना लोगों के लिए कितना महंगा पड़ गया, फिलहाल अब इस मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। 5 टीमों का गठन किया गया है। देर रात एक व्यक्ति के घर में चोरी का मामला सामने आया। जागने पर देवीदीन के भाई ने चोर को पकड़ लिया। राजेश हमारे साथ मौजूद है। राजेश, और क्या अपडेट इस मामले को लेकर अभी तक है? देखिए, देवीदीन और शिवदीन नाम के 2 भाई हैं। दोनों एक ही घर में रहते थे। धन्नीपुरवा इनका घर पड़ता है और रात में 2:30 से 3 बजे के बीच में जो चोर थे वो इनके घर में दाखिल होते हैं। चोर वहां से जो कीमती सामान है उसको चुराने के बाद वहां से भाग रहे होते हैं कि जो देवीदीन का भाई शिवदीन होता है वो जाग जाता है और दौड़ा करके 100 मीटर दौड़ा करके एक चोर को पकड़ भी लेता है। लेकिन जो बाकी साथी उसके रहते हैं वो भाग लेते हैं पहले से ही, और वो भी जो चोर रहता है वो अपने आप को छुड़ाने के लिए कमर में तमंचा खोसे रहता है, उसी को निकाल कर उसके ऊपर फायर कर देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिलहाल एसपी रात में पहुंचे हुए थे। इसके अलावा जो थाने की फोर्स है वो पहुंची हुई थी, अगल बगल की फोर्स पहुंची हुई थी। 5 टीमों का गठन इस मामले में जरूर किया गया है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। और जो शिवदीन है उसके शव का पंचायतनामा कराने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उसके घर वालों की भीड़ जो है वो पोस्टमार्टम हाउस में लगी हुई है और अभी तक फिलहाल जो अपराधी हैं वो नहीं पकड़े गए हैं।
पुलिस जो टीमें हैं वो लगातार दौरा कर रही हैं, लेकिन अभी तक फिलहाल किसी भी तरह की धन्यवाद। कोई सफलता पुलिस के हाथ नहीं लगी है। धन्यवाद आपका राजेश। गोली मारकर युवक की हत्या का मामला सामने आया है। आधी रात देवीदीन के घर पर चोरी की वारदात हुई और जागने पर देवीदीन के भाई ने चोर को पकड़ लिया, जिसके बाद खुद को छुड़ाने में शिवदीन नाम के शख्स की चोरों ने हत्या कर दी। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन अभी तक आरोपियों की तलाश नहीं कर पाई है गोंडा की पुलिस। मेरठ में नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती के दौरान दारोगा के पिता की हत्या का मामला। 2 मरीजों ने मिलकर दारोगा के पिता की हत्या कर दी। तकिए से मुंह दबाकर चम्मच से गर्दन सीने पर वार करके हत्या की गई है। 2 दिन पहले मृतक आरोपियों के बीच कहासुनी भी हुई थी। आरोपी गुरदीप सिंह और हरमनदीप सिंह स्मैक के नशे के आदी थे। नशा मुक्ति केंद्र में आरोपी एक दूसरे को इशारा भी करते सीसीटीवी में दिख रहे हैं। पुलिस ने दोनों हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब पुलिस और फॉरेंसिक टीम दोनों ही घटनास्थल पर पहुंची। मृतक अजय का बेटा बरेली एसएसपी ऑफिस में तैनात बताया जाता है। मेरठ के जाहिदपुर का निवासी अजय की देहरादून के नशा मुक्ति केंद्र में हत्या का ये मामला सामने आया है। इसको लेकर पुलिस की जांच पड़ताल जारी है। अब तक पुलिस ने 2 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार कर लिया है। वही घटना का सीसीटीवी फुटेज भी आ गया है। शुएब जुड़ गया है। शुएब, और क्या अपडेट है इस पूरे मामले में? रायपुर निवासी अजय को जो है करीब कुछ दिन पहले जो है देहरादून के एक जो नशा मुक्ति केंद्र था उसमें भर्ती कराया था। वहां पर कुछ दिन बाद ही जो है उनकी जो 2 वहां पर भर्ती थे मरीज, उनसे कहासुनी हो गई थी। उसके बाद जब वहाँ क्लासेस चल रही थी, जब जो योगा वगैरह कराया जाता है वो कराया जा रहा था, उसी दौरान जो अजय है उनके सीने में दर्द हुआ, वो जाकर अपने कमरे में लेट गए। इसी दौरान जो दो आरोपी थे उन्होंने भी ये देख लिया और उसके बाद वो दोनों ही आरोपी जो थे क्लास छोड़कर अजय के कमरे में पहुंचकर उसके बाद उनकी जो थी मुंह पर तकिया रखकर गला दबाकर हत्या की गई और उसके बाद जो चम्मच होता है उससे जो गला था और जो छाती थी उस पर ताबड़तोड़ वार किए गए, जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। कुछ देर बाद वहां पर जो चाय लेकर वार्डन पहुंचा, उसने खून से लथपथ अजय को देखा और इसकी जानकारी उन्होंने नशा मुक्ति केंद्र के कर्मचारियों को दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम पहुंची। पुलिस ने दोनों आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया है और घटनास्थल की बारीकी से जांच की गई है। बताया जा रहा है ये दोनों जो आरोपी हैं ये पंजाब के निवासी हैं और स्मैक के काफी हद तक नशे के आदी थे, इसलिए इन्हें भी नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया गया था। अब पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। जो मृतक अजय हैं, इनके बेटा जो है इनका मयंक, वो बरेली के एसएसपी ऑफिस में दरोगा के पद पर तैनात है। धन्यवाद आपका शुएब। 2 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है पुलिस ने। यहाँ की आरोपी की से पूछताछ पुलिस कर रही है। लखनऊ में एलडीए जोन 4 में अवैध निर्माण की भरमार लगी हुई है। मोहन मेकिंग्स रोड पर धड़ल्ले से अवैध निर्माण चल रहा है। बिना लेआउट के ही मानचित्र के 1 बीघा जमीन पर निर्माण हुआ। शहर के बीचों बीच घनी आबादी में मानकों के विपरीत धड़ल्ले से निर्माण चल रहा है। प्लॉटिंग करके अवैध कॉलोनी बनाई जा रही है। एलडीए अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध निर्माण चल रहा है। हुसैनगंज इलाके के डालीगंज मोहन मेकिंग से जुड़ा ये मामला है। शहर के बीचों बीच घनी आबादी में मानकों को दरकिनार करके निर्माण चल रहा है तेजी से। अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, लगातार इस तरह की खबरें जो हैं वो एलडीए जोन 4 से निकलकर सामने आ रही है। अवैध निर्माणों की भरमार लगी पड़ी है, लेकिन एलडीए की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है ऐसे मामलों पर। बिल्कुल, देखिए एलडीए वीसी की कवायद चल रही है कि शहर में कहीं भी अवैध निर्माण ना होने पाए, लेकिन एलडीए जोन 4 में जो अवैध निर्माण की भरमार है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। जो मोहन मेकिंग्स में जो अवैध निर्माण है वो धड़ल्ले से चल रहा है। बिल्डर दबंग तरीके से जो दिन रात है वो पूरे बगैर किसी नक्शे के, बगैर लेआउट के बिल्डर तेजी से वहां पर अवैध निर्माण करवा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो क्षेत्रीय जेई हैं, एई हैं, उनकी कहीं ना कहीं इस अवैध निर्माण को संरक्षण भी प्राप्त है, लेकिन जो इसकी शिकायत है वो तमाम आला अधिकारियों से अवैध निर्माण की गई है और अधिकारियों का कहना है कि इस निर्माण पर जल्दी बड़ी कार्रवाई होती हुई दिखाई देगी। धन्यवाद अहमद आपका जानकारी देने के लिए। मोहन मेकिंग्स रोड पर अवैध निर्माण धड़ल्ले से लगातार जारी है। एलडीए जोन 4 का मामला है। अवैध निर्माण की भरमार। बड़ी बात यह है कि एलडीए की नज़र अभी तक इस जगह पर गई नहीं। हालांकि अभियान इससे पहले चलते आए, लेकिन उसके बावजूद भी धड़ल्ले से अवैध निर्माण चल रहा है। श्रीनगर से बड़ी खबर सामने आ रही है। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, जिसमें बड़ी कार्रवाई हुई। आतंकवादियों के मददगारों का घर बम से उड़ा दिया गया। आतंकी आसिफ शेख और आदिल जोकर का घर बम से उड़ा दिया गया। लोकल आतंकियों ने पहलगाम हमले में मदद की। इनके घर से तलाशी में
एक बक्सा मिला है। सेना और उसके अंदर से सेना का ये कहना है, और उसके अंदर से कुछ तार भी बाहर निकल रहे थे। सेना के इंजीनियर्स टीम ने उसको नष्ट कर दिया है, तो विस्फोट हुआ, इसमें घर ढह गया और दोनों पहलगाम हमले के आरोपी बताए जा रहे हैं। बड़ी जानकारी श्रीनगर से सामने आ रही है। बड़ी बात यह है कि जो लोकल लोग हैं, वहां के कुछ स्थानीय लोग हैं जिन पर आरोप लगा था कि इन्हीं ने आतंकियों को पनाह दी है, और इसके बाद ये तस्वीरें आई है। एक तरफ आप देखिए लगातार पूरा देश गुस्से में है, और कहा जा सकता है कि शुरुआत अब हो चुकी है, ये शुरुआत हो चुकी है। 2 तस्वीरें आप देखिए, आतंकवादियों के मददगारों को भी बख्शा नहीं जाएगा। जिन 26 लोगों की जान गई, आप देखिए इस तरीके का अंजाम होता है आतंक का। जब बदला लिया जाता है तो इस तरह से कार्रवाई होती है। पहलगाम में आतंकी हमले में ये एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। आतंकवादियों को जिन्होंने पनाह दी, जिन्होंने मदद की, उन लोगों की जिन्होंने 26 लोगों को बेरहमी से मार दिया, उनके घरों को बम से उड़ा दिया गया है। पहलगाम में आतंकी हमले में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। फिलहाल बताया जा रहा है कि एक बॉक्स भी वहां से मिला है। इंजीनियर्स की टीम पहुंची थी वहां पर। बताया जा रहा है कि उसके अंदर से कुछ तार बाहर निकल रहे थे। फिलहाल और इससे जुड़े जो कनेक्शंस हैं वो सेना लगातार खंगालने की कोशिश कर रही है। और ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से इस घर को, जो आतंक को पनाह देने के लिए बनाया गया था, बुरी तरह से तहस नहस कर दिया गया है। आप देखिए जो लोकल लोग थे, जो स्थानीय लोग थे, उन पर इनको पनाह देने के आरोप लगे थे, और इस सिलसिले में आज बड़ी कार्रवाई और ये बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आई है। 1500 पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने की कवायद लखनऊ से शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि पहलगाम हमले के बाद निकाले जा रहे पाकिस्तानी नागरिक पूरे प्रदेश भर से, बरेली, वाराणसी, रामपुर में इन्हें पहले ही चिन्हित कर लिया गया था, क्योंकि 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था। डीजीपी प्रशांत कुमार ने वापसी का प्रोसेस शुरू करने के निर्देश दे दिए। 27 अप्रैल तक पाक नागरिकों को भारत हर हाल में छोड़ना होगा। मेडिकल वीजा वालों को भी 29 अप्रैल तक का जो वक्त है वो दिया गया है। और आज जुमे की नमाज के मद्देनजर ड्रोन से गश्त बढ़ा दी गई है। सीएम योगी ने भी रात्रि बैठक में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर समीक्षा की थी। अब देखिए प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से इस तरह की कार्रवाई हो रही है। 48 घंटों का पहले ही पाकिस्तानी नागरिकों को अल्टीमेटम दे दिया गया। और उत्तर प्रदेश में भी जो लोग अपने रिश्तेदारों से मिलने आए हैं पाकिस्तान से, उन तमाम लोगों को भी वापस भेजने की कवायद शुरू हो गई है। मेरठ से लेकर लखनऊ तक लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही है। पहलगाम हमले के बाद लगातार सुरक्षा बढ़ाई गई है और पाकिस्तानी जो नागरिक हैं उनको वापस पाक भेजा जा रहा है। बरेली, वाराणसी, रामपुर में भी ऐसे तमाम पाकिस्तानियों को चिन्हित कर लिया गया है। डीजीपी प्रशांत कुमार के निर्देशन के बाद वापसी प्रक्रिया बहुत तेजी से शुरू हो चुकी है। एक तरफ आज जुमे की नमाज है, सुरक्षा बहुत तेजी से बढ़ा दी गई है और 27 तारीख का जो वक्त है वो मुकर्रर कर दिया गया है, यानी कि 27 तारीख तक हर हाल में आपको हिंदुस्तान छोड़ देना होगा। आज जुमे की नमाज को देखते हुए ड्रोन से सुरक्षा व्यवस्था बहुत चाक चौबंद है। आप देखिए उन तमाम लोगों को भेजा जा रहा है जो अपने रिश्तेदारों से यहाँ पर मिलने के लिए पहुंचे थे। 1500 नागरिक बताए जा रहे हैं। एक और बड़ी खबर लखनऊ से, फिटजी के 8 ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई हुई है। ईडी की छापेमारी, फिटजी के मालिक जीके गोयल से ईडी की लंबी पूछताछ चली। जीके गोयल पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक सकती है, सूत्र ये बता रहे। ईडी ने दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा में सघन चेकिंग अभियान चलाया था। छात्रों की रकम हड़पने और इसे डाइवर्ट करने का आरोप लगा था। दिल्ली के वसंत विहार में डीके गोयल के आवास पर छापा पड़ा है और लगभग 48 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चला है। ये कार्रवाई अभी भी चल रही है, जिसमें हौज खास, यमुना विहार, पश्चिम विहार में सर्च ऑपरेशन बहुत तेज है। नोएडा सेक्टर 62 और गुरुग्राम के 8 ठिकानों पर छापा पड़ा है। पूरे साल की फीस ले लेने के बाद भी अचानक बहुत सारे सेंटर बंद कर दिए गए थे, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई। ईडी पहुंचा, गोयल के खाते में जमा 11 करोड़ रुपए को फिलहाल निकाला गया है। शिकंजा कसा हुआ, ये माना जा रहा है कि जल्द से जल्द इसके संचालक पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक सकती है। मेरठ में हत्या करने आए बदमाश को ग्रामीणों ने मौत के घाट उतार दिया। कुख्यात ने आजाद उर्फ गुल्लू को गोली मारी थी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। इकट्ठा हुई भीड़ ने बदमाश रिंकू को ढेर कर दिया। बदमाश रिंकू के सिर, छाती में गोली मारी गई। कई राउंड फायरिंग की गई है। रिंकू के साथी सचिन ने एक घर में घुसकर अपनी जान बचाई। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन उससे पहले ही आत्मसमर्पण कर दिया आरोपी ने। बताया जा रहा है कि 2 महीने पहले रिंकू ने इमरान की हत्या कर दी थी। एक हत्याकांड में 7 साल की सजा भी काट चुका था रिंकू। इमरान की हत्या के बाद से 25,000 का इनामी था रिंकू। मेरठ के पांचली खुर्द गांव में सनसनीखेज वारदात हुई है। पुलिस के पहुंचने से पहले ही ग्रामीणों ने आरोपियों को मौत के घाट उतार दिया और स्पॉट न्याय कर दिया।
और जो दूसरा था पुलिस के पहुंचने तक उसने सरेंडर कर दिया। 7 साल की सजा भी काट चुका है रिंकू, जिस पर गंभीर आरोप लगे थे। कुख्यात बदमाश था पश्चिमी क्षेत्र में। प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई है। स्थानीय थाना पुलिस ने तत्काल मौके पर अटेंड किया। रिंकू नामक एक बदमाश जो 25,000 का इनामी अपराधी है और बदस्तूर फरार चल रहा था, हत्या के मामले में वांछित था। इसकी पहचान इस व्यक्ति के रूप में हुई है जो पाचली खुर्द गांव का ही निवासी है। प्रारंभिक जानकारी में पता चला कि वो यहाँ पे कुछ समय पहले आया हुआ था और उसने एक व्यक्ति पे गोली चलाई थी। वो व्यक्ति आज़ाद नामक व्यक्ति घायल हुआ है जो इस समय इलाजरत है और पोस्टमार्टम और पंचायतनामा की कार्यवाही नियमानुसार कराई जा रही है, जो अग्रेतर विधिक कार्यवाही है। पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर अग्रेतर विधिक कार्यवाही थाना जानी के द्वारा निष्पादित की जा रही है। कौशाम्बी से अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फांसी के फंदे से लटका युवक और युवती का शव देखा गया। प्रेम प्रसंग में आत्महत्या करने की आशंका जताई जा रही है। पशुबाड़े के अंदर फांसी लगाकर दोनों ने आत्महत्या की है। कौशाम्बी का ये मामला है। घरबा थाना क्षेत्र के चौराडीह गांव की घटना है। प्रेम प्रसंग में दोनों की आत्महत्या करने की आशंका को लेकर पुलिस की पड़ताल शुरू हो चुकी है। बताया जा रहा है कि इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग था, जिसके चलते दोनों ने एक साथ जान दे दी। चरबा थाना क्षेत्र के चौराडीह गांव का मामला है। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। युवक और युवती का शव यहां से मिला है। प्रसिद्ध हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रसिद्ध, पूरा मामला क्या है आपसे जानेंगे। जी देखिए, चरवा थाना के चौराडीह गांव की घटना है, जहां पर एक पशुबाड़े के अंदर एक प्रेमी युगल का जो शव है वो फांसी के फंदे से लटकता हुआ मिला है। जो वहां पे चर्चा है वो बताया जा रहा है कि ये दोनों आपस में प्रेम करते थे और किसी बात को दोनों लोगों ने लेकर सुसाइड कर लिया है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच पड़ताल कर रही है और परिजनों से भी लगातार पूछताछ कर रही है कि अब देखने वाली बात ये होगी कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं पुलिस के। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। प्रेम प्रसंग में आत्महत्या करने की आशंका है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जांच पड़ताल जारी है। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग था इनके बीच में, जिसके चलते एक साथ इन्होंने जान दे दी। सीतापुर में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव लोगों ने देखा। लोहे की सीढ़ियों पर फांसी के फंदे से लटका शव मिला। परिजनों ने हत्या करके लटकाने के गंभीर आरोप लगाए। बासी चौकी क्षेत्र के नादनबारा गांव का मामला है ये। संदिग्ध परिस्थिति में युवक के शव को बरामद किया गया है। लोहे की सीढ़ियों पर फांसी के फंदे पर यह शव बरामद हुआ। पुलिस को सूचना दी गई। परिजनों ने हत्या करने के आरोप लगाए हैं। परिजनों ने कहा कि हत्या की गई और उसके बाद शव को लटका दिया गया। बासी चौकी क्षेत्र के नादनबारा गांव का मामला है। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक के शव को ललितपुर में लोगों ने जब देखा तो पुलिस को सूचना दी। वहीं ग्रामीणों ने और घर वालों ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस को मामले की तहरीर दी। संजीव नामदेव जुड़ गए इस खबर पर। संजीव, क्या बताया जा रहा है परिजनों की तरफ से? स्वाति जी, आपको बता दूं पूरा मामला जखौरा थाना क्षेत्र के नदनवारा गांव का है, जहां पे एक संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का सब सीढ़ियों पर लटका मिला है। तो वहीं उनके परिजन है, उनकी पत्नी है, उसने हत्या का गांव के ही लोगों पर आरोप लगाया है कि उसके साथ मारपीट करते हुए लूटपाट की गई और उसकी हत्या कर उसको टांग दिया गया है। फिलहाल में पुलिस मौके पर पहुंच गई और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। और जो परिजन है उनकी शिकायत के आधार पर पुलिस जाँच कर कार्रवाई करने की बात कर रही है और अभी जो युवक का शव है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। धन्यवाद संजीव आपका जानकारी देने के लिए। तो परिजनों ने हत्या करके शव को लटकाने के आरोप लगाए हैं। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। फिलहाल परिजनों का यही कहना है कि युवक की हत्या कर दी गई है और उसके बाद उसके शव को फांसी पर लटका दिया गया। जांच पड़ताल लगातार इस मामले को लेकर चल रही है। पुलिस की हत्या करके शव को लटकाने के आरोप लगे। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका। सपा नेता हसीब खान ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दे दी है। कानून को संविधान के मौलिक अधिकारों के खिलाफ बताया है। ये जो कानून आया है जिसमें सपा नेता हसीब खान ने वक्फ कानून को संविधान विरोधी बताया है और कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद करते हैं। उतरौला सीट से पूर्व विधानसभा प्रत्याशी भी रह चुके हसीब खान, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है इस वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ। फिलहाल
विपक्ष शुरुआत से ही आरोप लगाता आया है और एक तबका जो है वो लगातार इसके विरोध में है। और वहीं अब इस वक्फ अमेंडमेंट बिल को चुनौती दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से याचिका दाखिल की गई। हालांकि बहुत सारी याचिकाएं इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है। उन याचिकाओं पर पिछले दिनों सुनवाई भी हुई थी। इसमें मौलिक अधिकारों का मामला बताया गया और कहा है ये सीधे तौर पर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है और ये बिल संविधान के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद करते हैं। उतरौला सीट से पूर्व विधानसभा के प्रत्याशी रह चुके हैं हसीब खान, जिन्होंने ये जो अपील जो याचिका है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। में वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ याचिका दाखिल कर दी है। वैसे तो वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ पहले ही 73 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। ये हमारा इंडिविजुअल याचिका है, ये 74वां याचिका है और इसमें साफ साफ ये संविधान विरोधी ये जो बिल पास किया गया है ये पूरी तरह से संविधान विरोधी है, क्योंकि संविधान के आर्टिकल 26 में साफ साफ हमें इस बात की स्वतंत्रता है कि हम ही नहीं सभी धर्मों के लोग अपने मामलों के प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है। प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय धार्मिक संस्थाओं को संस्था स्थापित करने की स्वतंत्रता है, उनके प्रबंधन की स्वतंत्रता है। जब हमको अपने संस्थानों के प्रबंधन की स्वतंत्रता हमें आर्टिकल 26 में साफ साफ दिया गया है, तो फिर कानून बनाकर किसी और को उसमें लाना ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए भारत समाचार के साथ। नमस्कार।